नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाकू पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे इकोनॉमी का पहला वीडियो, जो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और ये रिलेटेड है इकोनॉमिक कर्व से। कि अगर आप आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बैंक पीओ मेंस दे रहे हैं या फिर आप कोई भी इकोनॉमिक से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इवन आप अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और इवन एसएससी में भी कभी कभी इन कर्व से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। हमने इस वीडियो में सभी कर्व्स को, जो भी इकोनॉमिक कर्व्स हैं, यानी कि ये ग्राफ्स हैं एक तरह के, इनको थोरोली कवर किया हुआ है। इस वीडियो के अलावा आपको कहीं से भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन कर्व से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यूपी पीसीएस 2019 में एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व यानी पर्यावरणीय कुजनेट वक्र से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसकी शेप पूछी गई थी, यानी कि इसकी क्या आकृति या आकार क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेट पीएससी में भी ये क्वेश्चंस अब पूछे जाने लगे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लेफर कर्व क्या होता है। तो लेफर कर्व को अर्थर लेफर ने 1905 में दिया था, 1905 के करीब शायद। और ये जो कर्व होता है, ये टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू को डिफाइन करता है, यानी कि कर की दर और कर राजस्व। ये कर्व की जो शेप होती है, ये इन्वर्टेड यू आकार यानी उल्टे यू आकार की होती है। आइए इस कर्व को थोड़ा समझते हैं। इसके बाई एक्सिस पर आप देख रहे हैं टैक्स रेवेन्यू लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस पर टैक्स रेट लिखा हुआ है। जब सरकार कर की दर को बढ़ाती है, यानी कि टैक्स रेट को, तो धीरे धीरे सरकार का कर राजस्व बढ़ता है। लेकिन एक निश्चित पॉइंट के बाद, यानी जो टी आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद, ये टी जो लिखा हुआ है, इसके बाद अगर सरकार कर की दर को यानी टैक्स रेट को बढ़ाती है, तो सरकार का धीरे धीरे कर राजस्व यानी कि टैक्स रेवेन्यू कम होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक साल में 5 लाख रुपए कमाते हैं और कर देते हैं 2%, और अगली साल भी आप 5 लाख कमाते हैं और कर देते हैं 3%, तो आपके मन में एक भावना प्रकट होगी कि सरकार जो है तनख्वाहें नहीं बढ़ा रही है लेकिन कर की दर बढ़ा रही है। जिससे कि क्या होगा कि वर्कर्स का काम के प्रति जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा, जिससे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम होगा, इकोनॉमी का पहिया धीरे धीरे थमने लगेगा, वर्कर्स काम छोड़कर अपने ही कामों को करने लगेंगे, कर बचाने की सोचने लगेंगे, जिससे कि धीरे धीरे सरकार का कर राजस्व कम हो जाएगा। अब देखते हैं फिलिप कर्व। फिलिप कर्व आपका इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में बनता है। ये शो करता है कि अगर जो है किसी देश में अनएम्प्लॉयमेंट अत्यधिक ज़्यादा है, तो वहाँ पर इन्फ्लेशन की जो दर है वो कम होगी। और दूसरा, अगर किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ अधिक हो रही है, जैसे कि आप इंडिया का उदाहरण लें, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट हो रही हैं। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, आप कह सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वर्किंग पॉपुलेशन तो और भी ज़्यादा है, जिस हिसाब से यहाँ पर रोज़गार नहीं है। लेकिन फिर भी हम उदाहरण लें, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, जब जॉब क्रिएट होती हैं तो लोगों के पास पैसा आता है, और पैसा आने से क्या होता है कि वो चीज़ों की डिमांड करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो सीधा समझिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, उससे जॉब्स क्रिएट हुई, और जॉब से क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गई। क्यों? डिमांड बढ़ गई। इसकी जो शेप होती है कर्व की, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और ये एक अवतल लेंस के आकार का होता है, यानी कॉनकेव लेंस की तरह का होता है। इसके वाई एक्सिस पर इन्फ्लेशन रेट है और एक्स एक्सिस पर अनएम्प्लॉयमेंट है। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, 6% था, तो इन्फ्लेशन केवल 2% था। लेकिन जब अनएम्प्लॉयमेंट 3% हुआ, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, बेरोजगारी की दर कम हो गई, तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, 5% हो गया। यानी लोगों के को जॉब मिलने लगी, और जॉब मिलने से क्या हुआ, उनके पास पैसे आए, और पैसे आने से उन्होंने डिमांड जो है बढ़ा दी, और डिमांड बढ़ने से क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई। लेकिन इस कर्व का एक क्रिटिसिज्म है
आपने स्टैग इन्फ्लेशन सुना होगा, इकोनॉमी अगर आप पढ़ते हैं तो आपने स्टैग इन्फ्लेशन सुना होगा। स्टैग इन्फ्लेशन होता है मुद्रास्फीतिक मंदी। इसमें क्या होगा कि इन्फ्लेशन भी होती है और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है। अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या है और इन्फ्लेशन भी है, क्योंकि एक कंट्री की एक निश्चित ही मात्रा में जॉब क्रिएट करने की क्षमता होती है, उसके ऊपर वो जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते आपको। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि रिसोर्सेज भी कम होते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो होते हैं किसी भी चीज़ के, वो उतनी ही मात्रा में चीज़ बना पाएंगे जितने की उनको कच्चा माल प्रोवाइड होगा। तो ये स्थिति क्या हो जाती है इन्फ्लेशन की और अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको बोलते हैं स्टैग इन्फ्लेशन। लॉरेंज कर्व और गिनी कोफिशिएंट, ये 1905 में दिया था लॉरेंज ने, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी देश की पॉपुलेशन में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, यानी कि जो उस कंट्री का वेल्थ है उसका डिस्ट्रीब्यूट किस प्रकार से हो रहा है पूरी पॉपुलेशन में, उसको शो करता है। जैसे आप समझते होंगे, आपने लोगों को कहते भी सुना होगा कि हमारे देश का पैसा जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा अमीरों के हाथ में है और बहुत कम जो हिस्सा है वो हम लोगों के पास है। जैसे मान लीजिए 90% तो हिस्सा जो है शुरू की 10% जनता के हाथ में है, और जो बाकी का पैसा है वो पूरी पब्लिक के पास में है, जो कि बहुत कम है। तो इस चीज़ को शो करने के लिए लॉरेंज ने एक कर्व दिया था और एक कोफिशिएंट दिया था जिसका नाम था गिन्नी कोफिशिएंट। तो ये शो करता है कि वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉपुलेशन में किस प्रकार है। इसका उदाहरण देखते हैं। ये मान लीजिए एक्स पर एक आपकी वैल्यू है 50, यानी कि 50% पॉपुलेशन इधर और 50% पॉपुलेशन इधर आपके। और यहाँ पर मान लीजिए इस 50 के पास जो शेयर है, मान लीजिए बाई एक्सेस पर वैल्यू है 20, ये हो गई 20 बाई एक्सेस पर वैल्यू। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो 50% लोग हैं, बॉटम के 50%, उनके पास केवल देश की 20% वेल्थ है, यानी कि देश की 20% वेल्थ सिर्फ 50% पॉपुलेशन के पास में है, और बाकी के 50% पॉपुलेशन के पास में लगभग आपके 80% वेल्थ है। यानी एक बहुत बड़ी असमानता है यहाँ पे। इस कर्व में सबसे ज़्यादा समानता होती है लाइन ऑफ इक्वलिटी पे, जब ये एक्स और बाई एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस 45 डिग्री के कोण पर जुड़ जाएं आपस में, यानी लाइन ऑफ इक्वलिटी से। यानी कि अगर मान लीजिए कंट्री के पास 400 रुपये हैं, कंट्री की पॉपुलेशन 100 है, और प्रत्येक आदमी के पास 4 रुपये हैं, प्रत्येक आदमी के पास 4 रुपये हैं, तो आप कह सकते हैं कि उस कंट्री में बिल्कुल समानता होगी, यानी कि उसका जो गिन्नी कोफिशिएंट होगा वो 0 होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वलिटी। ये 45 डिग्री पर एक्स और बाई एक्सिस को जोड़ देती है। अब देखते हैं गिन्नी कोफिशिएंट क्या होता है। तो आप देख रहे होंगे ये ए लिखा हुआ है, यानी कि ये एरिया है स्ट्रेट लाइन का और लॉरेंज कर्व का। ये कर्व इस स्ट्रेट लाइन से जितना दूर होगा, जितना इसकी दूरी होगी, मान लीजिए यहाँ पे है या यहाँ पर है, तो जितनी दूरी होगी उतनी ही उस देश में असमानता होगी, आर्थिक असमानता उतनी ज़्यादा होगी। याद रखिएगा, लाइन ऑफ इक्वलिटी से जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी ज़्यादा ही असमानता होगी। तो इसमें जो ए लिखा हुआ है वो आपका शो करता है लाइन ऑफ इक्वलिटी और लॉरेंज कर्व के बीच का एरिया, यानी कि ए। और जो बी है और ए है वो पूरा मिलके शो करते हैं आपका इस होल एरिया को, यानी लाइन ऑफ इक्वलिटी और एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के एरिया को। और इसका अगर गुणा कर दें 100 से तो आपका निकल के आ जाता है गिन्नी कोफिशिएंट परसेंटेज में। इंडिया का जो गिन्नी कोफिशिएंट है वो है लगभग 36%, यानी कि 0.36 हम बोल सकते हैं, और ये 2011 में वर्ल्ड बैंक ने दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कुजनेट कर्व को। कुजनेट कर्व दिखाता है कि किसी देश में किस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और किस प्रकार से ग्रोथ हो रही है। ये इकोनॉमिक कुजनेट कर्व है। इसमें क्या होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, यानी कि डेवलपमेंट, और लोगों के बीच में इनइक्वलिटी किस प्रकार से कम होती है ये शो करता है। तो जब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो शुरू में इनइक्वलिटी बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद इनइक्वलिटी कम होने लगती है,
ये कर्व सीधे सीधे यही बताता है कि एक निश्चित समय तक आपकी इनइक्वलिटी रहेगी जब आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, और क्योंकि कुछ लोग जो है धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे और आपके जो डेवलपमेंट होगा उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। ग्रामीण से जो है शहरी बनने में थोड़ा समय लगेगा, तो धीरे धीरे इनइक्वलिटी बढ़ेगी। लेकिन उसके बाद जैसे ही सभी लोग मजबूत हो जाएंगे, अर्बन हो जाएंगे मान लीजिए, या फिर टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड हो जाएंगे, तो इनइक्वलिटी कम होने लगेगी। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस, जैसे कि नीदरलैंड और नॉर्वे, ये पहले कृषि प्रधान देश थे। इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इनमें शुरू से ही इनइक्वलिटी कम होती चली गई। जापान, साउथ कोरिया और ताइवान में भी यही हुआ। इसके बाद हम देखते हैं एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व। ये शो करता है कि किसी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उस कंट्री की जीडीपी बढ़ रही होती है, तो उस कंट्री में पॉल्यूशन भी बढ़ जाता है। यही क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था। पॉल्यूशन भी बढ़ता है उस कंट्री में। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जैसे आप इंडिया का उदाहरण लें शुरू में, तो जब इंडिया में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा था, कई नई नई टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही थी, रेल इंजन से जो है बहुत, जैसे रेल आई थी तो रेल से क्या हो रहा था कि पॉल्यूशन हो रहा था। डीजल इंजन और कोयले की रेल क्या करती थी, हवा को ख़राब कर रही थी। जैसे दिल्ली एक काफ़ी पॉपुलेशन एरिया है और डेवलपमेंट भी दिल्ली में ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे पॉल्यूशन भी ज़्यादा है, और सरकार अभी क्या कर रही है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का काम कर रही है। तो इस कर्व के अनुसार क्या होता है कि सबसे पहले धीरे धीरे पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के हिसाब से बढ़ेगा, और एक जब हम एक टारगेट अचीव कर लेंगे तो उस टारगेट के बाद धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा पॉल्यूशन भी कम होने लगेगा। यानी कि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होगी वैसे वैसे शुरू में पॉल्यूशन बढ़ेगा और उसके बाद पॉल्यूशन कम होने लगेगा, क्योंकि सरकार क्या करेगी, पॉल्यूशन के खिलाफ जो भी मतलब हम कर सकते हैं पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, वो सारे काम करना शुरू कर देगी। जैसे आप इंडिया का उदाहरण देखें तो इंडिया ने जो है अपने कार्बन स्टॉक को कम करने की बात की है। कई तरह की जो है पॉल्यूशन रोधी स्कीम्स निकाली हैं। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जो है स्विच करने वाले हैं 2030 में। डीजल पर रोक लगा दी गई है, डीजल कारों पर। डीजल इंजन का निर्माण, BS6 इंजन आ गया है। तो हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी हो रही है और हम पॉल्यूशन को रोकने के लिए प्रयास भी अब शुरू कर दिया है हमने, जो कि हमने पहले नहीं किया था। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है तो शुरू में पॉल्यूशन बढ़ता है, फिर एक पॉइंट के बाद पॉल्यूशन कम होने लगता है। तो इसका शेप क्या हो गया, इन्वर्टेड यू, यानी कि ये उल्टे यू के शेप की होती है। अब हम देखते हैं रान कर्व। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग और जो है इकोनॉमिक, किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जीडीपी ग्रोथ को दिखाता है। इस कर्व में भी क्या होता है कि जब तक एक निश्चित अमाउंट तक गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, एक निश्चित अमाउंट तक गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी, तो शुरू में तो क्या होगा कि जीडीपी अच्छी हो जाएगी आपकी, मतलब डिमांड क्रिएट होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही पैसा खर्च करेगी, तो लोग क्या सोचेंगे, जो मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि वो गवर्नमेंट में ही इन्वेस्ट करना चालू कर देंगे, गवर्नमेंट के लिए ही काम करना शुरू कर देंगे। तो बाकी सेक्टर जो होगा, प्राइवेट सेक्टर, वो डिस्करेज हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने लगेगी। इसका शेप भी इन्वर्टेड यू यानी कि उल्टे यू के शेप की होती है ये। जे कर्व आपका दिखाता है जो ट्रेड बैलेंस है किसी कंट्री का, यानी कि जो ट्रेड है, विदेशियों जो व्यापार होता है वो, और आपका जो है किसी करेंसी के डेप्रिसिएशन को, यानी करेंसी का डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन और ट्रेड को। ये बताता है कि आप जैसे मान लीजिए, सुना होगा आपने कि किसी कंट्री की जो है मुद्रा डिवैल्यूएट कर गई या डेप्रिशिएट कर गई, यानी कि उसमें ह्रास हुआ। ह्रास का क्या मतलब होता है कि ह्रास जो है क्या होता है, किसी कंट्री की मुद्रा में ह्रास हो गया। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो मुद्रा है, जैसे रुपया है, वो डॉलर के मामले में गिर गया। यानी पहले जो है $1 में आते थे 70 रुपये, और अभी $1 में आ रहे हैं मान लीजिए आपके केवल जो है 74। यानी कि क्या हुआ कि रुपए की वैल्यू गिर गई। पहले जो है 74 रुपये में आ जाता था $1, और अभी क्या हो रहा है कि
आपके 78 रुपये में आ रहा है $1। तो यानी कि क्या हो रहा है कि आपको $1 खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आपकी जो करेंसी है यानी रुपया वो गिर रहा है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। तो इसको हम बोलते हैं मुद्रा ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। तो ये शो करता है ट्रेड बैलेंस और डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी के बीच में जे कर्व। ये एक लैग शुरू करता है, यानी कि जैसे ही किसी कंट्री की करेंसी डिवेल्यूएट होगी तो एकदम से उस कंट्री का जो ट्रेड बैलेंस है यानी ट्रेड सरप्लस है वो एकदम से कम नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए किसी कंट्री की जो मुद्रा है वो गिर गई, उसमें ह्रास हो गया, तो क्या होगा कि उस कंट्री से एक्सपोर्ट तो हो जाएगा सस्ता, मतलब एक्सपोर्ट जो है लोग ज़्यादा, विदेशी जो बाहर की कंट्री हैं वो आपकी चीज़ों को ज़्यादा खरीदने लगेंगे, और आपको जो इम्पोर्ट होगा वो महंगा पड़ जाएगा, मतलब इम्पोर्ट महंगा पड़ेगा। लेकिन इसके बीच में एक लैग होगा, ये लैग जो है ये नीचे जो जा रहा है ये कर्व वो लैग शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ इम्पोर्ट जो है आपने पहले से कर रखा होगा, और उसके बाद क्या होगा, जो एक्सपोर्ट है वो पुरानी डील के हिसाब से हुआ होगा, जो पहले से डील हो जाती हैं व्यापारियों के बीच में, तो लैग हो जाएगा एक। मतलब कि आपकी करेंसी मान लीजिए आज की डेट में गिरी है, 4 रुपये गिर गई मान लीजिए, यानी कि आप पहले 74 रुपये में $1 खरीद रहे थे, आज आप 78 रुपये में $1 खरीद रहे हैं। तो आपकी आज की डेट में जो करेंसी में ह्रास हुआ वो जो है तुरंत शो नहीं होगा आपकी ट्रेड बैलेंस में। क्यों क्यों क्योंकि मान लीजिए आपने कोई एक दवाई खरीदी जो विदेश से आ रही थी, वो तो पहले से ही आपने एग्रीमेंट कर रखा है उस दवाई का, तो एकदम से ये जो कर्व है वो ये दिखाता है कि एकदम से आपको ट्रेड बैलेंस पे असर नहीं पड़ेगा आपकी अगर करेंसी गिरती भी है तो सीधे सीधे इसका केवल इतना याद रखिएगा कि ट्रेड बैलेंस और करेंसी के डेप्रिसिएशन में ये आपकी एक रिलेशन को बताती है। उसके बाद ये भी बताता है कि लॉन्ग टर्म में क्या हुआ। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि अब एक्सपोर्ट आपका बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू जो है आपकी मुद्रा की कम है, तो विदेशी क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे आपसे। तो ज़्यादा खरीदेंगे तो क्या होगा कि आप एक्सपोर्ट बल्क में करने लगेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपको ट्रेड सरप्लस होना लगेगा। ऐसा चाइना ने किया था जब उसका यूएस और चाइना का ट्रेड वार हुआ था, ऐसा चाइना ने किया था अभी। अब देखते हैं एंजल कर्व। एंजल कर्व बहुत ही सिंपल है, ये हाउस होल्ड इनकम और वो किस तरह के गुड्स खरीदते हैं इसको शो करता है। सीधे सीधे देखिए, जब आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो आप चाहते हैं कि मैं लग्जरी चीज़ों को खरीदूं, तो जब भी आपके पास इनकम ज़्यादा होगी ये लग्जरी चीज़ों का जो ग्राफ होगा बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, आप लग्जरी चीज़ों को खरीदना शुरू कर देंगे। और क्या होगा, जो बेकार की चीज़ें हैं, लोकल गुड्स, जब आपके पास पैसा होता है तो आप शो करते हैं कि ये मेरे पर रेंगलर की जीन्स है, ये मेरे पर लेविस की जीन्स है। आप सस्ती चीज़ों को जो दुकानों पे मतलब हाट में बिकती हैं उनको खरीदना बंद कर देंगे, यानी इन्फीरियर जो गुड्स होते हैं उनको आप तुरंत खरीदना बंद कर देंगे, और ये क्या होंगे, तुरंत उनकी जो है बहुत ही मतलब उनका कंजम्पशन एकदम से गिर जाएगा, घटिया गुड्स का कंजम्पशन एकदम से गिर जाएगा। और वहीं पे एसेंशियल गुड्स होते हैं जैसे कि तेल, साबुन, दूध वगैरह, वो नॉर्मली ग्रो करते रहेंगे जैसे कि ग्रो कर रहे हैं पहले से। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही मोटे मोटे तरीके से आपको चीज़ों को समझाया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा चैनल ज्वाइन किया है। और अभी सुनने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कीजिए, और हम हो सकता है कि आपको समझाने के लिए दोबारा भी इस वीडियो को अपलोड करें। धन्यवाद।